सर, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से हम जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उस तरह उसको कैसे हम यूटिलाइज करें ताकि उसका जो फ़ायदा है एक जनसाधारण को मिल सके। किस तरह से जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च है उसको कैसे हम ट्रांसलेशन करें ताकि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस तक पहुंच सके। और किस तरह से, क्योंकि एक रिसर्च और साइंस ही है टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रिसर्च और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। तो वही एक मिशन है कि किस तरह से हम सब मिलके एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से कि किस कंट्री ने क्या किया और किस तरह से सफलता पाई, एक दूसरे से सीख के और कैसे हम एक सिनर्जी लाके ये जो बहुत बड़ा विशाल एक मुद्दा है डेंटल डिजीजेस का, लगभग 3.7 मिलियन लोग जो हैं वो पूरे संसार में अनट्रीटेड डेंटल डिजीज से ग्रसित है। किस तरह से और हमारे देश में भी लगभग 60-70% लोग जो हैं वो अनट्रीटेड डेंटल डिजीज से ग्रसित हैं। किस तरह से हम मिलके टेक्नोलॉजी अनुसंधान के माध्यम से किस तरह से हम नई नई चीज़ें इजाद कर सकते हैं, नए नए तरीके पा सकते हैं ताकि हम ये सब चीज़ों को रोकथाम कर सकें, प्रिवेंट कर सकें और उनको बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत ही इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकें। ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिए, इसका नाम और कितने डेलीगेट्स इसमें हैं? ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च एशिया पैसिफिक की रीजनल कॉन्फ्रेंस है। ये पहली बार भारतवर्ष में हो रही है। एशिया पैसिफिक में लगभग इसमें 5 डिवीजन्स हैं, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डिवीजन, कोरियन डिवीजन, जापानीज डिवीजन और साउथ ईस्टर्न एशिया डिवीजन। और साउथ ईस्टर्न एशिया डिवीजन में 30 कंट्रीज आते हैं, तो कुल मिला के लगभग 35-40 कंट्रीज हैं जो एशिया पैसिफिक में आते हैं। और अगर आप देखें तो एक चाइनीज डिवीजन है। तो कुल मिला के देखें तो मुझे लगता है कि संसार का जो है लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो एशिया पैसिफिक में आती है, क्योंकि चाइना और इंडिया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो दोनों इसी एशिया पैसिफिक रीजन में आती है। तो उसकी कॉन्फ्रेंस है, 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 150 डेलीगेट जो है वो 22 कंट्री से, जापान, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, टर्की, ये सब कंट्री से, यहाँ यूएस उसमें। उसको दोबारा से यूज़ करते हैं डेंटल ग्राफ्ट बना के या कहीं ऑटोलॉगस ग्राफ्ट बना के उसी पेशेंट को वो ग्राफ्ट बना के यूज़ करा जाता है। कह सकते हैं कि टूटे हुए दांत भी अब इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल। तो इस टेक्नोलॉजी में किस बीमारी के मरीजों को फ़ायदा मिलेगा, किसका? ऐसे पेशेंट जिनकी की बोन इस जगह से डिके हो जाती है। क्या होता है कि जब दांत कहीं से निकाला जाता है तो उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण तो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये होता है कि उसकी जो है बोन ख़राब हो जाती है, चली जाती है उस साइड में। तो उसी को जो बोन का डिफेक्ट होता है उसको फिल करने के लिए ये ग्राफ्टिंग करी जाती है। ग्राफ्ट करी जाती है, उसको बंद करा जाता है, उसको छोड़ा जाता है कुछ महीनों के लिए, तो वो बोन बन जाती है। बोन बन जाती है तो उसके बाद फिर उसमें इम्प्लांट प्लेस करा जाता है। सर, जैसे कि इसका नाम है कि रीजनरेशन है, तो ये जिनका दांत होगा, जिनका उसका मिक्सचर होगा, वो उसी पेशेंट में यूज होगा? उसी पेशेंट में यूज होगा। ये प्रोसेस उसी पेशेंट, जिस पेशेंट का आप दांत निकालेंगे ये उसी पेशेंट में होगा, ये दूसरे पेशेंट के लिए नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के दांत ने अगर अपने दांतों का ये मिश्रण रख लिया तो वो आगे कोई और भी डिक्लाइन होता है दांतों का, तो वो इसे यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो उसको रीयूज किया सकता है। उसको बाद में रीयूज करेंगे तो उसको ऑटो क्लियर वगैरह करेंगे तो उसके बाद फिर वो उसको उस मिशन को यूज करा जा सकता है। सर, क्या कॉस्ट होगी इस मशीन की? 1,55,000 की कॉस्ट है पूरे जार के साथ। जार के पूरे सेट। मैं सार्क हेल्थ केयर के लिए काम करता हूँ।
सार्क हेल्थ केयर एक ऐसी कंपनी है बहुत सालों से डेंटल फील्ड में है, और हम लोग जो है इम्प्लांट सर्जरी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बोन ग्राफ्ट, मेम्ब्रेन वगैरह हम लोग सब मार्केट करते हैं। और इसी से रिलेटेड अभी जो हमारे पास नई चीज़ आई है वो एक स्मार्ट डेंटल